नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम असमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और आज की यह वीडियो है नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। हम चाइल्ड पेडागोजी पढ़ रहे थे और चाइल्ड पेडागोजी में शिक्षण की अवधारणा के विषय में अच्छी तरह से हमने समझ लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। और आज जो है हम शिक्षण के उद्देश्य के ऊपर चर्चा करेंगे कि शिक्षण के क्या क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो मैं पीपीटी लेकर यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ और आज एक एक आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट्स जो भी यहाँ पर लिखाए जा रहे हैं मैं पहले से ही उनको लिख लिया है मैंने उन चीज़ों को जो भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, ताकि लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है वो ना हो। कम से कम मैं अगर लिखूंगा और साथ में बोलता जाऊंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने जो चीज़ें बतानी है उनको पहले ही लिख लिया है और बस उसको मैं यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर करूंगा और उसको मैं अच्छी तरह से बताते चला जाऊंगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। यदि आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अपने नोट्स जो हैं ज़्यादा समझ में आते हैं। तो चलिए मैं इसकी स्क्रीन को छोटा करता हूं और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं दोस्तों? उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यदि आप कभी या आपने बीएड किया है, यदि किसी छात्र ने, या जिन्होंने नहीं किया है वो भी इस चीज़ को समझ लें। जब भी हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने से पहले हमारे पास पूरी क्लास का एक एक मिनट फिक्स होता है कि हमें कब क्या करना है। उसे लेसन प्लान बोलते हैं। और लेसन प्लान में क्या होता है कि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें लेकर चलना होता है कि आज हमें क्लास में ये चीज़ें कवर करनी है। और जैसे हमें कोई भी पाठ पढ़ाना है, कोई भी लेसन हमें आज पढ़ाना है क्लास में, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वही शिक्षण यदि हम कर रहे हैं, शिक्षण प्रक्रिया यदि चल रही है, किसी को हम सिखा रहे हैं, तो उसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं, उन्हीं में से कुछ प्रश्न बनते हैं और उन्हीं को समझना आवश्यक है यदि आप शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो, या फिर नेट का पहला एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो 5 प्रश्न जो है यूनिट 1 से बनते हैं और यूनिट 1 की पहली जो इकाई है, जो पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षण और उसकी अवधारणाओं के बारे में हम समझ चुके थे और आज हम उद्देश्य के बारे में समझेंगे। तो उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? देखिए, शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उद्देश्य मुख्य रूप से ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा लक्ष्य, ठीक है, जिसको प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य है उसमें प्रसन्नता पूर्वक उसमें वो इन्वॉल्व हो और उत्साह के साथ, फुल एनर्जी के साथ वो उसमें इन्वॉल्व हो और चिंतनशील रहते हुए उसमें उसको सिर्फ इन्वॉल्व नहीं होना, मनोरंजन की चीज़ नहीं हो कि आपने पिक्चर चला दी और बस आप बैठ के देख रहे हैं। उसको चिंतन भी करना है, मनन भी करना है और उस पर क्रियान्वयन भी करना है। तो इन सब चीज़ों के साथ जब वो क्रियाशील रहता है, जब उसमें वो अपने पूरे तन और मन से ध्यान लगाकर उसमें उस चीज को, कार्य को करता है, उस शोध को करता है, उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है, तो वह हो जाता है हमारा उद्देश्य कि हमें इस कार्य को पूर्ण करना है, हमें इसमें सफल होना है। तो इसको हम एक परिभाषा के तौर पर यदि हम समझे तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा लक्ष्य जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह के साथ और चिंतनशील रहते हुए क्रियाशील रहता है। ठीक है, इस तरह से यदि आप परिभाषाओं को डायग्राम विधि से अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान हो जाता है परिभाषा को समझना भी। अब शिक्षण के उद्देश्यों को हम कई प्रकार से बांटकर देख सकते हैं। एक दृष्टि ये हो सकती है कि शिक्षण के उद्देश्यों को यदि हम आदर्शवादी आधार पर देख सकते हैं और हम यथार्थवादी आधार पर भी देख सकते हैं। आदर्शवादी आधार जो है उसको प्रकृतिवाद भी कहा जाता है। ठीक है, आदर्शवाद की प्रकृति, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको वैसे रहने दो। कुछ लोगों का मानना है कि जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ठीक हैं। ठीक है, इसमें हमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है, परंपरावाद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और यथार्थवादी है, वो बोलते हैं नहीं, समय के साथ बदलना चाहिए। प्रयोजनवाद, अब इसका कारण आ गया है कि हमें इस चीज़ में बदलाव लाना पड़ेगा, अब समय की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब इसमें बदलाव लाने जरूरी हैं, समय की मांग है, डिमांड है। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चल रहा है। तो ये हो जाता है यथार्थवाद कि हमें जो है यथार्थ पर चलना है। आज भी अगर आप देखेंगे तो पुराने जो हमारे दादा जो लोग हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं और मॉडर्न चीज़ों को अपना लेते हैं, लेकिन आज भी कई लोगों के मन में, आपने घरों में भी देखा होगा कि आदर्शवाद और परंपरावाद में अड़ी हैं वो। अभी भी वो समाज में देखते हैं तो कई उनके मन में कई तरह की जो है समस्याएं हैं उनके मन में, आज के समाज को लेकर के कई सारी विडंबनाएं हैं। उनकी सोच अभी भी जो है परंपरावाद में, और ये गलत बात नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी जगह ठीक है, लेकिन समय की मांग जो है वो बदलने के लिए है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो आदर्शवादी और यथार्थवादी, इन दो तरीकों से हम शिक्षण के उद्देश्यों को बांट सकते हैं। अब आदर्शवादी आधार जो है शिक्षण के उद्देश्यों का, पहले उस पर अच्छी तरह से चर्चा कर लेते हैं। आदर्शवाद
का ये मानना है कि शिक्षण के जो उद्देश्य होंगे वो सार्वभौमिक होने चाहिए। मतलब कि शिक्षण की प्रक्रिया यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ कक्षागत उद्देश्यों को लेकर नहीं चल सकते। आप शिक्षण दे रहे हैं, उसके बाद बच्चे को बाहर समाज में जाना है और समाज में उसको कई पक्षों का सामना करना है, उसके कई पहलू होते हैं समाज के, और सबके साथ उसे सामंजस्य बिठाना है। तो सार्वभौमिक आपके उद्देश्य ऐसे हों, जब भी आप कोई भी टीचिंग करें या कोई भी शिक्षण यदि आप प्रदान करें, शिक्षण प्रक्रिया में यदि आप इन्वॉल्व हो, तो जो शिक्षण करता है वो ऐसे उद्देश्य निर्धारित करके शिक्षण कराए जिसके उद्देश्य सार्वभौमिक हों। मतलब वो हर प्लेटफॉर्म पे लागू होते हों। बाहर जब समाज में जब व्यक्ति जाएगा, वह छात्र जाएगा, तो उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस तरह के उद्देश्य आपके हों, ताकि उस उद्देश्यों को लेकर यदि आप चलेंगे तो आपका शिक्षण उतना प्रभावी होएगा। कुछ हो जाते हैं वैयक्तिक उद्देश्य, कि आपको व्यक्तिगत उसमें जो है उसको उसका विकास भी करना है। ठीक है। कुछ सामाजिक उद्देश्य हैं, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक उद्देश्य तो होंगे ही, क्योंकि समाज में उसको सौहार्द, भाईचारा, ये सब कुछ लेकर चलना है। अब ये जो तीन उद्देश्य अभी हमने जाने, एक तो सार्वभौमिक, वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य। तो पहले सार्वभौमिक उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। सार्वभौमिक उद्देश्य क्या होते हैं? जो मैंने कहा कि जो समान, जो सभी जगहों पर, यदि आप यहाँ रहेंगे तो यहाँ पर भी वो उद्देश्य जो है आपकी काम आएंगे, या उन उद्देश्यों पर यदि आप चलते हैं, उन उद्देश्यों को लेकर यदि आप शिक्षण प्रदान करते हैं, तो उससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा, तो वो कहीं भी बच्चे को हर जगह वो सामंजस्य बैठा पाएगा, उससे समस्याएं नहीं होंगी। तो एक तो ये अपरिवर्तनशील होते हैं, मतलब कि आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। सत्य बोलना, यदि आप चाहते हैं कि जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं इससे बच्चों में सत्य बोलने की भावना आए, तो वो अपरिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इस पाठ इसको पढ़ने के बाद झूठ बोलना सीख जाए। और ये ऐसा नहीं है कि एक ऐसा समाज है जहां पर सत्य बोलने को गलत चीज माना जाता हो। सत्य बोलना हर जगह ही समान रूप से सही माना जाता है। तो अपरिवर्तनशील होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब सभी जगह पर समान रूप से लागू होते हैं। उसके बाद सनातन होते हैं, मतलब प्राचीन है। यदि आप कभी स्कूल नहीं भी खुले होंगे, उस समय भी झूठ बोलना जो है वो गलत बात ही मानी जाती रही होगी। तो सनातन है, प्राचीन है, प्राक्तन। ठीक है। निश्चित है, ये अनिश्चित नहीं, ये निश्चित है कि सत्य बोलना अच्छी ही बात होगी। तो इस तरह सत्य बोलना, तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, इस तरह के कई सारी चीजें हैं। ठीक है। स्नेह है, अहिंसा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सार्वभौमिक उद्देश्य हैं। तो परंपरावादियों का और मानना यही है, आदर्शवादियों का मानना यही है कि आदर्शवाद की नैतिकता उसमें बढ़े। तो इस तरह के जो उद्देश्य को लेकर यदि शिक्षण कराया जाएगा तो वो आदर्शवादी शिक्षण कहलाया जाएगा। उसके बाद एक चीज और है कि मानव जाति पर समान रूप से लागू होते हैं ये जो उद्देश्य हैं, सार्वभौमिक उद्देश्य। जैसे प्रेम, हर कोई प्रेम करना चाहता है। ठीक है। प्रेम का मतलब स्नेह है, या प्रेम किसी भी तरह का, आप इसकी कोई भी परिभाषा ले सकते हैं। अहिंसा सार्वभौमिक है, सभी जाति पर, मनुष्य जाति पर समान रूप से लागू होती है। किसी भी समाज में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। सम्मान, हर किसी समाज की अपने नियम हैं। आप किसी का निरादर नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते, और इसके ऊपर कानून भी हैं। ठीक है। कई सारे कानून है कि ये मानहानि का दावा जो कई लोग करते हैं कि इसने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो इस पर भी आप केस लगा सकते हैं किसी के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि सम्मान जो है ये भी एक सार्वभौमिक उद्देश्य हो सकता है। सत्य है, दान है, दया है, किसी की सहायता करना है। तो ये सभी चीजें जो हैं ये मानव जाति पर या किसी भी जाति पर समान रूप से लागू होती हैं। किसी भी जाति पर तो नहीं होती हैं। शेर की जाति पर जो है अहिंसा तो बिल्कुल लागू नहीं होगी। तो मनुष्य जाति पर ही हम कह सकते हैं कि मानव जाति पर जो कुछ ऐसी तत्व हैं, ऐसी बातें हैं जो समान रूप से लागू होती हैं, तो उन्हें सार्वभौमिक उद्देश्य कहा जा सकता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा उद्देश्य था, आदर्शवादी आधार पर, प्रकृतिवाद के आधार पर यदि हम शिक्षण के उद्देश्य को बांट रहे थे, तो वैयक्तिक उद्देश्य था। तो वैयक्तिक उद्देश्यों में हम देखते हैं कि एक तो है मानव आत्मा का पोषण। शिक्षण के बाद कोई भी व्यक्ति, सबसे पहली बात यह होती है कि वो अपना पोषण करे। मानव आत्मा का पोषण करने का मतलब अहिंसावाद से है, कि किसी के दुख से यदि मैं सुख प्राप्त कर रहा हूं, किसी को दुख देकर यदि मुझे खुशी मिल रही है, तो वो किसी प्रकार की खुशी या सुख नहीं है। तो ये है मानव आत्मा का पोषण, कि हमें सभी में समान भाव देख करके ही समाज में चलना चाहिए। और ये शिक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है। ये कोई प्रवचन या ऐसा नहीं है, ये वाकई में नैतिक मूल्यों में यदि आप इसको पढ़ेंगे, दर्शन में यदि आप इसको पढ़ेंगे, फिलॉसफी में, शिक्षण दर्शन में दिया जाएंगे, तो वहां पर नैतिक मूल्यों का विकास जब उनकी बात आती है, तो ये भी उद्देश्य शिक्षण के अंतर्निहित होते हैं। ठीक है। हालांकि पाठ योजना में या लेसन प्लान में जब आप इनको नहीं लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये निहित होता है, उनमें ये उद्देश्य निहित होते हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं कि
एक उद्देश्य ये भी उनका होता है कि मानव आत्मा का पोषण का मतलब सभी में समान रूप से हम स्नेह की भावना रखें। जीवन मूल्यों की प्राप्ति, हम चाहते हैं कि हमें हमारा सब सम्मान करें और हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो हमें सम्मान कैसे मिलेगा, ठीक है। तो जीवन मूल्य का मतलब मूल्य वही जिन पर चलकर हमारा जीवन जो है वो आसान होता है, हमें समाज में सबके साथ मिलने का मौका, रहने का मौका मिलता है, प्यार करने का, एक दूसरे के साथ देने का, ठीक है, भाईचारा जो है, इतने सारे त्योहार हम मनाते हैं। तो इस सब जीवन मूल्यों के मतलब जीवन के मूल्य क्या होंगे, किसी की सहायता करना है, सत्य बोलना है, ठीक है, और ये सब चीजें जो हैं, चोरी नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। तो ये वैयक्तिक उद्देश्य है, इससे हमारा नैतिक विकास भी होगा। व्यक्तिगत जो है, पर्सनल, जो हम इंडिविजुअल जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, तो वो भी शिक्षण का उद्देश्य होता है। एक है मानसिक और आध्यात्मिक विकास। असल में जीवन मूल्यों की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब आपका मानसिक जो संतुलन ठीक होगा, ठीक है। मन में कई प्रकार की विडंबनाएं चल रही हैं, दोलन आंदोलन हो रहा है, और उसके बावजूद आपके जीवन मूल्यों की प्राप्ति आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही है, हम शांति क्यों नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, डर क्यों जा रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आध्यात्मिक विकास, अब अध्यात्म का मतलब यहाँ पर रिलीजियस से नहीं है, आप धार्मिक बातों से इसको मत लेना। हर धर्म में मन को शांत रखने के कई सारे उपाय बताए गए हैं, और यही कहा गया है कि यदि आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा। तो इसीलिए, और गीता में तो यह भी कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, कि आपका जो मन है वही है जो आपके बंधन में और आपकी मुक्ति का कारण होता है, ठीक है। और इस तरह के कई कि आपका मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है। तो यदि आप जो है मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो इसका मतलब आपका मानसिक और आध्यात्मिक विकास अच्छी तरह से हो गया है। और यदि आप मन के अनुसार चलते हैं, मन जो चाहता है वो आप कर रहे हैं, तो फिर आपको अभी बहुत जो है अपना आध्यात्मिक और मानसिक विकास करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि जिससे आपका मन आपके कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो ये कुछ वैयक्तिक उद्देश्य हो सकते हैं शिक्षण के, कि शिक्षण प्रदान करने के बाद कुछ ऐसे भी तत्व मनुष्य के अंदर या छात्र के अंदर आए जिससे कि वो घबराए नहीं हर जगह पर, वो उसका संतुलन बना रहे समाज में भी और अकेले में भी। उसके बाद है आचरण और नैतिक चरित्र का विकास। ये सामान्य सी बात है, आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, और चरित्र, क्योंकि भारतीय संदर्भ की में यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर तो चरित्र पर ही बात की गई है कि मनुष्य का चरित्र शुद्ध होना चाहिए, राजा का चरित्र शुद्ध होना चाहिए तो प्रजा का चरित्र शुद्ध होगा, ठीक। तो इस तरह की कई सारी बातें कही गई हैं चरित्र से रिलेटेड। तो ये चारित्रिक विकास का मतलब ये है कि किसी भी तरह से चरित्र दूषित न होने पाए, हम ऐसे कोई भी कार्य न करें जिससे कि समाज में जो है अव्यवस्था का फैले, ठीक है। तो ये सब विकास तभी हो पाएगा जब शिक्षण के उद्देश्यों में ये उद्देश्य शामिल होंगे, और शिक्षण के उद्देश्यों में ये चीज़ें जब शामिल होंगी तो शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव आएगा, और शिक्षण प्रक्रिया में जो बदलाव आएगा उसी से जो है इन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद संतुलित व्यक्तित्व का विकास। संतुलित व्यक्तित्व का विकास से मतलब है कि जो हमारा रूटीन होना चाहिए वो एक संतुलित हो, उसमें असंतुलन ना हो। असंतुलन का मतलब यह है कि मतलब हम उच्चावच न हो, मतलब समान रूप से चलते रहे शरीर जो है, समय पर उठना है, समय पर सोना है, समय पर खाना है। तो ये भी तभी आपको पता चलेगा जब आपके बारे में, जब आपको इन उद्देश्यों को जो है शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और संतुलित व्यक्तित्व का विकास ये भी है कि आप जो आज तनाव इतना हो गया है व्यक्ति के जीवन में, मन में, कि वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा है और बहुत दुखी रहता है, परिवारों में कलह हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये संतुलित व्यक्तित्व के विकास न होने के कारण, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो संतुलन का मतलब है कि हर तरह की कंडीशन में हम समान रह सकें, ठीक है, तो वो हो जाएगा संतुलित व्यक्तित्व का विकास। इसके बाद है उचित विकास तथा मूल्यांकन की पद्धति। हम जो भी कार्य करें उसका मूल्यांकन भी करें। और एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि रात को सोने से पहले आप 5 मिनट ये जरूर सोचें कि आज जो दिन भर हमने किया है वो क्या सही किया है या हमें वो करना चाहिए था, और अगर नहीं करना चाहिए था तो कल से क्या मैं इसको बदल सकता हूँ, और जो करना चाहिए था उसको मैं और कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें भी अपने अंदर लानी चाहिए जिससे कि हम अपना मूल्यांकन स्वयं करें, ठीक है। अप दीपो भव, जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया कि अपना दीपक स्वयं बने। तो जो भी हम कर रहे हैं वो उसका मूल्यांकन भी खुद करें। ये उपदेश नहीं है, ये वैयक्तिक उद्देश्य हैं, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत यदि हम शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे होने चाहिए किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले या किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को शुरू करने से पहले, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो
मान लीजिए हम यहाँ से मनाली घूमने जाते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य तो होंगे, बिना उद्देश्य के ही चले जाते हैं। कुछ उद्देश्य है कि हमें मनोरंजन करना है, हमें न्यू ईयर मनाना है, हमें बर्फबारी देखनी है, ठीक है, हमें वहाँ पर स्नोफॉल में जो है हमने स्नो के वर्क के गोले बनाकर एक दूसरे पे मारने हैं। तो ये उद्देश्य हैं और ये हम लिख कर नहीं जाते कि ये उद्देश्य पूरा करना, लेकिन ये एक उद्देश्य तो है ही कि हमें वहाँ पर जाकर इस तरह के मजे लेने हैं। तो उसी तरह शिक्षण की प्रक्रिया जब होगी तो वहां पर भी ये उद्देश्य होता है कि शिक्षण प्रक्रिया हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों, शिक्षण क्यों प्रदान कर रहे हैं, तो ये इसलिए कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। उसके बाद आत्म सुरक्षा की तैयारी है। आत्म सुरक्षा से मतलब यही है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हों, घबराएं नहीं, और जो सुसाइड आदि इस तरीके की जो चीजें समाज में आती हैं देखने के लिए, वो ना हो, उन पर रोकथाम लगे। तो ये भी जो है एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि बच्चों में आत्म सुरक्षा की तैयारी वो कर पाए, ठीक है, जब विषम परिस्थितियां हो तो वहां पर जो डगमगाए नहीं। सामाजिक संगठन का निर्माण, सामाजिक संगठन का निर्माण भी एक वैयक्तिक उद्देश्य है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है, और समाज जब इधर उधर जब भटकता है तो व्यक्ति ही उसको एक कर उसको सही दिशा प्रदान करने की कोशिश करता है, और वो इसमें सफल भी होते हैं। कई ऐसे व्यक्तित्व हमारे पास हैं। बचपन में जब हम जब जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था मैं, तो वहाँ पर एक किताब अलग से रखी जाती थी, वो सिलेबस में नहीं होती थी लेकिन पढ़ाई जाती थी उत्तराखंड में। उसका नाम था हमारे महान व्यक्तित्व, भारत के महान व्यक्तित्व। तो उसमें सिर्फ उनके बारे में पढ़ाया जाता था। तो वो उनसे उस किताब से ना तो कोई प्रश्न आते थे, नहीं कोई उसका पेपर होता था, लेकिन वो इसलिए पढ़ाई जाती थी कि ताकि हमारे जीवन में कभी हम विषम परिस्थितियों में यदि हम पड़े हों तो इन व्यक्तित्वों को देखकर हम वहां से उबर सकें, वहां से निकल सकें। तो सामाजिक संगठन का निर्माण तभी हो पाएगा जब आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, जब आप में कुशल नेतृत्व करने की भावना होगी, और वो तभी आएगी जब हम उसको शिक्षण का उद्देश्य बनाएंगे, तभी तो उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद है सामाजिक भावना की वृद्धि, ठीक है, व्यक्ति में सामाजिक भावना की वृद्धि होनी चाहिए। आप यदि कहीं जा रहे हैं और रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, या कांटा पड़ा हुआ है, कांटे कांटे गिरे हुए हैं, और आपको पता है कि पीछे तुम्हारे वृद्ध आ रहे हैं कुछ जो कि सक्षम नहीं है जो है रास्ते में चल पाने में, और उनको दिक्कत हो सकती है, तो जो है आप अगर उनको नहीं हटाते हैं, उन कांटों को वहां से नहीं हटाते हैं, उस पत्थर को उस रास्ते से नहीं हटाते हैं, तो इसका मतलब आप में सामाजिक भावना की वृद्धि अभी होनी बाकी है। आप समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। आप रोड पार करवा रहे हैं अगर शहर में रहते हैं किसी को, तो इसका मतलब आप सामाजिक भावना से प्रेरित हैं, आपके अंदर वो भावना है, ठीक है। तो इस तरह की जो भावना तभी हो सकती है, वृद्धि तभी हो सकती है जब शिक्षण की प्रक्रिया में, ऐसा नहीं है कि शिक्षण की प्रक्रिया में यदि हम इन उद्देश्यों को शामिल नहीं करें तो मनुष्य के अंदर वो भावना है ही नहीं। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि जिन लोगों ने शिक्षण प्राप्त नहीं किया है, जो शिक्षित नहीं है, उनके अंदर ये भावना नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। बात असल में यह है कि हम यदि शिक्षण करा रहे हैं, ठीक है, यदि शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, तो इन उद्देश्यों को उसमें शामिल होना चाहिए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो शिक्षण करता है वो शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों में इन उद्देश्यों की पूर्ति करा सके, उनके अंदर इन भावनाओं का निर्माण कर सके, ठीक है, उनको ऐसा जो है माहौल दे सके जिससे कि उनके अंदर ये सब चीजें आए। और इन्हीं से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कई सारे मतलब आईएएस के इंटरव्यूज में इन जगहों में तो जो अक्सर यूट्यूब पे हम इंटरव्यूज देखते हैं उसमें तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जहां पर व्यक्ति जो है फंस जाता है बुरी तरह से, कि पहले पूछते हैं कि तुम किसी का मर्डर कर सकते हो क्या, बोलता नहीं, फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वो बोलता है हाँ हाँ मैं कर दूंगा मर्डर अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो सामाजिक भावना की वृद्धि का मतलब ये है कि हमारे अंदर फैसला लेने की ताकत होनी चाहिए, और हमें समाज के प्रति हमारी क्या भागीदारी है वो भी पूरी हो सके, उन उद्देश्यों की पूर्ति भी हो सके, वैसा प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जो अगले उद्देश्य वो है सामाजिक उद्देश्य। अब सामाजिक उद्देश्यों की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला है आदर्शवादी समाज में संबंध होना चाहिए। अब आदर्शवाद किसे कहते हैं? आदर्शवाद असल में जो है वो आदर्शवाद के बारे में हम भी जान ही चुके हैं, ठीक है, जो परंपरावाद है या आदर्श व्यक्तित्वों के जो जैसा चल रहा है उसी को चलने दें, प्रकृतिवाद भी इसको कहा जा सकता है। तो उन सब चीजों को लेकर जो चलता है उसे ही कह देंगे हम आदर्शवाद समाज। तो आदर्शवादी समाज में व्यक्ति जो है अपना सामंजस्य बैठा सके, उसमें अपना उससे संबंध स्थापित कर सके, तो ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर है भौतिकवाद, भौतिकवादी समाज में संबंध स्थापित कर सके, ठीक है। तो भौतिकवाद असल में क्या है? भौतिकवाद को इसमें दार्शनिक एकत्ववाद भी कहते हैं। भौतिक का मतलब है जो ये संसार है ये कुछ चीजों से बना हुआ है, ठीक है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, और
भौतिक विज्ञान भी है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञानों की खोज के साथ दार्शनिक भौतिकवाद, भौतिकवाद जो है ये इससे विकसित हुआ है। और अ, इसमें क्या है कि जैसे दिशा है, काल है, या भौतिक ऊर्जाएं हैं, बल है, डार्क मैटर है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ये कहते हैं कि नहीं, जो है ये संसार जो है ये भौतिक चीजों से जो बना हुआ है और इन्हीं यही वास्तविक चीजें हैं। आप आदर्शवाद को लेकर कब तक चलेंगे, ठीक है। भौतिकवाद जो है ये इसको जो है बहुत्ववाद भी या द्वैतवाद भी इसको और एकत्ववाद भी, कई तरह के नामों से इसको जाना जाता है। तो भौतिकवादी समाज में भी आपको सामंजस्य स्थापित करना, इसको हम विज्ञानवादी भी कह सकते हैं, जो विज्ञान पर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रयोजनवादी समाज में संबंध स्थापित करना। अब प्रयोजनवाद वही है कि कोई भी चीजें इस समाज में, इस संसार में जो हो रही है उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य होगा, ठीक है। कारण कार्यवाद भी इसको कहा जाता है दर्शन में, कि जो भी इस संसार में जो भी चीजें हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई प्रयोजन है। तो प्रयोजनवाद पर वो चलते हैं, ठीक है। कोई आदर्श नहीं, कोई इस तरह का कुछ नहीं, तो हर चीज का कोई ना कोई कारण है। तो इस ऐसा भी एक समाज है, तो उससे भी संबंध स्थापित कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि व्यक्ति जो है वो एक विचारधारा में बंध कर रह जाए, वह अन्य समाज में यदि जाए तो वहाँ उसको स्ट्रगल करना पड़े, ऐसा शिक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी शिक्षा उसे नहीं प्राप्त करानी चाहिए, उसको ऐसी शिक्षा प्राप्त कराई जाए, ऐसे उसके अंदर भावनाओं का विकास किया जाए, ऐसे विचारों का विकास किया जाए जिससे कि वो किसी भी तरह के समाज में जो है वो अपना संबंध स्थापित कर सके, चाहे वो फासिस्ट समाज हो, साम्यवादी हो, जनतांत्रिक समाज हो, लोकतंत्र जिसे कहते हैं, हमारे देश का जैसा है लोकतांत्रिक समाज। तो हर तरह के समाज में यदि आप कहीं जाते हैं, किसी और देश में, सऊदी अगर आप जाते हैं और आप भारत के रहने वाले हैं, तो वहाँ आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है राजतंत्र है, अभी लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। वहाँ का क्राउन प्रिंस होता है। तो यदि हम भारत के रहने वाले हैं और वहां पर जाकर हम जॉब ले रहे हैं, जॉब तलाश कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है, तो यदि हम यहाँ की शिक्षा में यदि ऐसे समाज से संबंध स्थापित करने के बारे में जो है हमें नहीं सिखाया गया है, तो फिर वहाँ पर हमें बहुत समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यदि हमें हमारी जो बचपन से लेकर अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसमें यदि हमें ऐसी शिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें हम अनेक प्रकार के समाजों में रह सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को अपना सकते हैं और बिना किसी परेशानी के वहाँ पर जो है सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो वही ये कहने का उद्देश्य है कि समाज जो है इसमें विभिन्नताएं होती हैं, बहुलताएं होती हैं, विविधताएं होती हैं। तो अनेक प्रकार की विविधताओं में भी हम सामंजस्य अपना स्थापित कर सकें, इसीलिए सामाजिक उद्देश्य जो है वो इसमें शामिल होने चाहिए। दूसरा जो इसका प्रकार था वो था यथार्थवादी आधार या फिर प्रयोजनवादी आधार। अब प्रयोजनवाद के बारे में अभी मैंने थोड़ा बताया भी कि प्रयोजनवाद जो है वो कार्य कारणवाद पर चलता है, कि हर किसी कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन है। अब वो कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो ये भी एक उद्देश्य है कि आपका शिक्षण जो है उसके उद्देश्यों में ये शामिल होना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को किसी भी काल या देश या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल सके, अपने आप को ढाल सके, ठीक है, ताकि उसको समस्याएं न हो। जीवन दर्शन इसके अंतर्गत आता है। राजनीतिक प्रगति होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्रौद्योगिक प्रगति होनी चाहिए, आर्थिक प्रगति होनी चाहिए, वैज्ञानिक प्रगति होनी चाहिए। प्रयोजनवाद कहता है कि प्रगति होनी चाहिए। प्रगति का मतलब ये है कि चहुमुखी विकास हो, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा ना हो कि हम एक परंपरा में, एक ढर्रे में बंद कर रह गए, ठीक है, और उस हमने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए और पर्यावरण को खतरा है, ये हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है मिल नहीं बनानी चाहिए, हमें कारखाने नहीं बनाने चाहिए, हमें गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं मानता प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद कहता है कि हाँ, हम संसाधनों का वहां तक उपयोग करें जहां तक कि वो फिर हमें समस्या जो कि उनकी खत्म होने पर खतरा न पैदा होने लग जाए। तो जहां से लग रहा है कि हाँ अब ये संसाधन समाप्त हो सकते हैं और इससे पृथ्वी को या हमारे समाज पर या हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, तो वहां पर हम रुक जाएंगे, वहां से हम उसको फिर से रीडेवलप करने में लग जाएंगे या उस सोर्सेज को हम रोक देंगे। लेकिन वहां तक तो हम उनका प्रयोग करें, संसाधनों का प्रयोग करें। अब बहुत बड़ा जंगल है और गाँव में लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं क्योंकि उनके पास गैस नहीं है, तो सीधी सी बात, अब जंगल में जाइए, सूखे पेड़ को काटिए और वहां से उसको लकड़ी का आग जलाइए लकड़ी से, ठीक है। तो प्रयोजनवाद अगर समाज होगा तो वो ये मानेगा, लेकिन आदर्शवादी समाज होगा, परंपरावादी समाज होगा तो वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, लकड़ी से काटने से तो पर्यावरण को दूषित हो सकता है, दूषण हो सकता है और ये उससे मृदा अपरदन हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है, तो हम भूखे मर जाएंगे लेकिन लकड़ी नहीं काटेंगे। तो ये सब चीजें नहीं हो सकती।
आपको जो है समाज के साथ, प्रयोजनवाद कहता है कि आपको जो है यथार्थवाद पर आप जिए, जो वास्तविक चीजें हैं उसको मानिए, ठीक है। यदि आप सूखे पेड़ को काट देंगे तो उसकी जगह पर नया एक अच्छा पेड़ लगा सकते हैं जो कि हरा भरा हो सकता है आगे जाके, और उससे आपको फल भी मिल सकते हैं। तो आप कम से कम उसको, इससे पहले आपको उस पेड़ को काट कर उस जगह को खाली तो करना पड़ेगा। यदि बारिश हो रही है, आपके पास मकान नहीं है, तो आपको वहां पर मकान तो बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम जो है यहाँ पर पानी का जो है वो होगा, वेस्टेज होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ये होगा, तो कई तरह के रीजन देंगे। तो इस तरह से दुनिया नहीं चलती है। प्रयोजनवाद कहता है कि जो संसाधन तुम्हारे पास हैं उनका उपयोग करिए, और उस मात्रा तक उपयोग करिए जिससे कि जो है आपकी प्रौद्योगिक भी क्रांति हो सके, आर्थिक प्रगति हो सके, वैज्ञानिक प्रगति हो सके, और जो है जीवन दर्शन भी आपका चलता रहे, और उन संसाधनों पर खत्म होने का खतरा भी ना मंडराता रहे। तो इस तरह की भावनाएं भी आपके अंदर होनी चाहिए। मान लीजिए कोई जो है व्यक्ति जो है वो इंजीनियर बन गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अन्य जो, या कोई या किसी उसको किसी ऐसे जगह पर पदभार मिल गया है, जैसे कि अक्सर ये सूचनाएं आती हैं कि वन विभाग में कोई व्यक्ति लग गया और फिर वहां से वो लकड़ियों की तस्करी करने लग जाता है। तो यदि उसको इस तरह के उद्देश्य उसके शिक्षण में डाले गए होते कि जो है आपको उस लेवल तक संसाधनों का प्रयोग करना है, या जहां जहां से उनको खत्म होने वाला का खतरा पैदा न होने लग जाए, तो फिर वो ऐसी बातें नहीं करता। और जो ड्यूटी उसको दी गई है, सामाजिक जो उसके जो उद्देश्य उसके अंदर अगर डाले गए होते, नैतिक मूल्यों का विकास उसके अंदर यदि किया गया होता, तो उसके अंदर ये भावनाएं नहीं आती, ठीक है। और आती भी तो वो उनको रोकने में समर्थ हो पाता, ठीक है। ठीक है, तो यदि इन उद्देश्यों के साथ हम चलते हैं तो इस तरह की खबरें जो है नहीं आती, और बहुत कम मात्रा में, और जो होती है उनको भी सुधार दिया जा सकता था, सुधारने उनमें भी सुधार किया जा सकता था। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है कि जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनमें उनके दो तरीके हो सकते थे, एक आदर्शवादी और एक यथार्थवादी। आदर्शवाद को हमने परंपरावाद के नाम से भी जाना, और यथार्थवादी को हम प्रयोजनवाद के नाम से या प्रयोजनवाद भी कह सकते हैं। दोनों तरीकों से हमने इसको समझा। और शिक्षण के उद्देश्यों को यदि हम भारत के संदर्भ में देखें, ठीक है, तो कालक्रम की दृष्टि से जो है, समय की दृष्टि से जो है, हम इसके तीन भाग कर सकते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षण के क्या उद्देश्य थे भारत में, मध्यकाल में शिक्षण के क्या उद्देश्य थे भारत में, और आधुनिक काल में शिक्षण के क्या उद्देश्य थे भारत में। देखिए, किसी भी तरह से हम छोड़ेंगे नहीं टॉपिक को, अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे ताकि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन न रहे। इन चीजों को पढ़ने के बाद या इन पॉइंट्स को जान लेने के बाद यदि कोई चीज छूट भी गई होगी तो आप उस समझ जाएंगे कि हाँ, ये किस पॉइंट के अंदर हम इसको रख सकते थे। कि यदि कोई नया पॉइंट आपको कहीं पर मिलता है या कोई नई चीज आपको शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित मिलती है, तो आप ये उसको इन्हीं पॉइंट्स में से किसी के अंदर जो है इंक्लूड करने का सामर्थ्य रख पाएंगे कि हाँ यार, ये जो पॉइंट है जो अभी हमने नया जाना है, ये हम जो पॉइंट हमने पढ़े हैं उनमें से इसके अंदर इसको रखा जा सकता है, उसको यथार्थवाद के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है, या फिर उसको आदर्शवाद के अंदर जो है हम समाहित कर सकते हैं, उसमें से ये एक पॉइंट बन सकता है, या ये मध्यकाल की शिक्षण के उद्देश्यों में इसको हम शामिल कर सकते हैं, जो उद्देश्य जो अभी हमने नया जाना है। तो इस तरह से हम हर तरीके से उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा हमें यहीं देनी है, पास भी हमें यहीं होना है, और नौकरी भी नेट करके हमें यहीं ही मिलेगी, ठीक है। नेट करके हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम भारत के संदर्भ में शिक्षण के उद्देश्यों को समय की दृष्टि से जानने का प्रयास करें। तो प्राचीन काल में भारत की जो शिक्षण था उसमें उसके क्या उद्देश्य थे? मुख्य रूप से पहला है पवित्रता और जीवन की सद्भावना। आपको पता है गुरुकुल होते थे, ठीक है, और बड़े बड़े गुरुकुल होते थे, और उनमें पवित्र जीवन की सद्भावना के विषय में ही, मतलब चाहे राजा का बेटा हो तो वो भी जो है गुरुकुल में जाके ही शिक्षा ग्रहण करता था। तो वहां पर भी उसको जीवन की सद्भावना का मतलब है कि किस तरह से हमें, यदि आपको राजा का बेटा है तो उसको किस तरह प्रजा में जो है सद्भाव का भाव रखना है, उनकी सेवा का भाव रखना है, या जो आम जनता है उसमें पवित्रता, उनकी नैतिक पवित्रता होनी चाहिए, उनकी चारित्रिक पवित्रता होनी चाहिए, ठीक है, मानसिक पवित्रता होनी चाहिए, तो वाचिक पवित्रता। तो इस तरह की कई सारी जो चीजें हैं वो प्राचीन काल का उद्देश्य, प्राचीन काल में शिक्षण के उद्देश्य के तौर पर इनको रखा जा सकता था। चरित्र निर्माण वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था कि समाज में जो है चारित्रिक हनन न हो व्यक्तियों का या किसी का भी, तो इसलिए चरित्र निर्माण जो है उस पर बहुत ज़्यादा बल वहाँ पर दिया जाता था, उसको वो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता था। चरित्र निर्माण में हर तरह के काम आ सकता है, आप चोरी नहीं करते हैं, डाका नहीं डालते हैं, तो ये भी चरित्र निर्माण से संबंधित ही है। व्यक्तित्व का विकास, ये तो सारी बातें यहाँ भी हम जान ही ली कि प्रेम हो,
और सौहार्द की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, सत्य आप बोलें, किसी को दुख न पहुंचाएं, ठीक है, दान करें, सहायता करें ज़रूरतमंद की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके व्यक्तित्व के में होनी चाहिए, और यही जो है प्राचीन काल के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद है नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का विकास। और सामाजिक कर्तव्य क्या हो गया आपकी? एक दूसरे की सहायता करना, जरूरतमंद की सहायता करना, और समाज में ऐसी भावना का विकास करना जिससे कि सभी लोग जो हैं वो विविधता में एकता, जैसे कि भारत का जो है, भारत के संदर्भ में इसको देखते हैं तो अनेक प्रकार के समाज यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी एकजुट होकर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। तो वही है कि सामाजिक कर्तव्यों का विकास, उसी को हम सामाजिक कर्तव्य के तौर पर देख सकते हैं। सामाजिक कुशलता एवं सुख की उन्नति, ठीक है, यदि मुझे सुख मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को मैं चिढ़ाऊं, उसके दुखी होने का या उसकी गरीबी का मजाक उड़ाऊं। तो सभी की सुन्नति, ठीक है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस तरह की भावना, या वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं उसकी भावना जो है, विश्व को परिवार मानने की भावना जो है, ठीक है, या फिर इस तरह की कई तरह की जो चीजें हैं वो सुख की उन्नति का मतलब चहुमुखी विकास हो, सिर्फ हमारा ही नहीं, समाज का, और कुशल समाज हो, स्किल्ड हो, ठीक है। ये नहीं कि कोई बेकार हो, अगर आपके पास काम है तो आप किसी को काम दे करके उसके स्किल को सुधार, आपके पास पता है कि उसके पास साधन नहीं है लेकिन उसके पास कौशल है, ठीक है, तो उसको के कौशल का उपयोग करके आप जो है दोनों की उन्नति कर सकते हैं, अपनी भी और उसकी भी। तो ये भावना जब आपके अंदर होगी तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। तो वो भी एक प्राचीन काल के उद्देश्यों में से हम इसको आज भी जो है इसको ले सकते हैं। और संस्कृति का संरक्षण और विस्तार, ये तो मुख्य भावना ही है कि आपको अपनी, तभी भारतीय संस्कृति आज तक बची भी हुई है। संस्कृति का संरक्षण यदि नहीं हुआ होता तो आदिकाल से लेकर कई सारी, जितनी सारी संस्कृतियां इस विश्व में आई वो सब चली गई, ठीक है, लेकिन सनातन संस्कृति जो है वो आज तक बची हुई है। तो इसका एक मुख्य कारण यह है कि प्राचीन काल की शिक्षा में संस्कृति का संरक्षण जो है एक मुख्य उद्देश्य था उनका। मध्यकाल की यदि बात करें तो हम जानते हैं कि मध्यकाल में इस्लाम जो है वो भारत में एंट्री कर चुका था, और वहाँ पर इस्लाम का प्रसार करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था, वहाँ की शिक्षा का, मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार हो, इस्लामी राज्यों में वृद्धिकरण हो, ठीक है। इस्लाम जो है वो बहुत अलग अलग राज्यों में अपना जो है स्थायी अपना मतलब वहाँ पर वो अधिकार जमाए, और वहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, इस्लामी शिक्षा सभी ग्रहण करें, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। नैतिकता का विकास, इस्लाम में भी नैतिक जो है, ये कोई भी धर्म जो है वो अनैतिक कार्यों को करने की इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। नैतिक कार्य जो है आपको सभी धर्मों में मिलेंगे, सत्य बोलना है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये नैतिक जो चीज़ें हैं ये आपको सभी धर्मों में आपको देखने को मिलेंगी। भौतिक सुखों को प्राप्त करना, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है भारतीय जो संस्कृति, या फिर हम कहेंगे कि जो धर्म है उससे, क्योंकि यहाँ पर जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति की कही तो गई है, लेकिन त्याग की भावना से कही गई। अब ईशावास्योपनिषद पढ़ेंगे तो वहाँ पे पहला ही जो श्लोक वो उसमें कह देते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, ठीक है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कश्य सुदनम। आप त्याग की भावना से भोग करें, लेकिन त्याग की भावना से, ये नहीं कि उसमें संलिप्त हो जाएं। लेकिन जो मुगल काल या फिर हम इस्लामिक जो काल है उसको यदि हम देखते हैं इंडिया के या फिर विश्व के किसी भी परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि भौतिक सुखों को प्राप्त करना एक बहुत मुख्य उद्देश्य वहाँ पर माना जाता था। भौतिक सुखों का मतलब है कि सुख सुविधाएं हों, भोग विलास हों, ये सब चीज़ें। और हम इतिहास में भी देखते हैं कि हाँ, ऐसे राजा हुए थे जो वो हम इधर भी हुए थे, हिंदुओं में भी हुए थे, लेकिन वहाँ पर ये एक उद्देश्य के तौर पर इसको रखा जाता था। शरीयत का प्रसार करना, ठीक है, और चरित्र का निर्माण, ये कुछ और मुख्य बातें हैं जो कि मध्यकाल की शिक्षण के उद्देश्यों में हम इसको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आधुनिक काल की यदि हम बात करें तो इसमें तो अब ये एक एक पॉइंट जो है बहुत बड़ा पॉइंट है, और इसके ऊपर मैं अलग अलग एक एक पॉइंट पर अलग अलग वीडियोस बनाई जाएंगी, तो वो मैं जब बनेंगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन यदि हम थोड़ा सा इसको नाम को पढ़ के ही मैं आपको बता सकता हूँ कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, ठीक है, उसके अनुसार जो है कई सारे शिक्षण के उद्देश्य जो है निर्धारित किए गए हैं विषयवार तरीके से। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनके बारे में हम जानेंगे इनके ऊपर विस्तृत रूप से, क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट हैं और इनको विस्तार से समझना भी आवश्यक है और प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। तो इनके विषय में जो है अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और एक एक वीडियो को अच्छी तरह से मैं वहाँ पर उनको विस्तृत रूप से इसका जो है
व्याख्यात करूंगा, विश्लेषण इसका करेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1986, या अन्य जो भी आयोग या समितियां इस शिक्षण के क्षेत्र में बनी हैं, और उन आयोग और समितियों में शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित कोई बात यदि कही गई तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वो अलग वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर मैंने नाम इसलिए दे दिए कि आधुनिक काल में शिक्षण के उद्देश्यों को हम इन आयोगों और समितियों और योजनाओं के अनुसार देख सकते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्यों में आज जो है इतना ही था, और अच्छी तरह से मुझे आशा है कि आपको ये जो है पसंद आई होगी वीडियो, आपको इसमें से कुछ जानकारियां मिली होंगी। और यदि आपको इसमें से कुछ भी जानने को मिला है, कुछ जानकारी आपको मिली है, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो नोट्स आपने तैयार किए हैं उनके बारे में एक बार खुद भी आप चिंतन कीजिए, खुद भी उनको जो है अपने शब्दों में बयां करने का, अपने शब्दों में उन पर लिख पाने का, या उनको कोरिलेट करने का एक दूसरे से प्रयास कर सकते हैं। इससे पहले जो आपने नेट के पेपर के फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ा होगा, उनसे इन टॉपिक्स को रिलेट करके आप देख सकते हैं कि हाँ, कि इसमें ये पॉइंट्स जोड़े जा सकते हैं और इन बिंदुओं के अंदर इनको रखा जा सकता है। और खुद भी मैं कहता हूं कि जो भी आप पढ़ते हैं, कम से कम 20 प्रश्न या 25 प्रश्न तो उस टॉपिक से आप बनाइए ही। जैसे शिक्षण की अवधारणा हमने कल पढ़ी थी, तो कम से कम 25 अपने प्रश्न बनाइए कि हाँ, ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या उनके अंदर जो 4 ऑप्शन रखे, तो 4 ऑप्शंस में से भी लॉजिक होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपने क्यों रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस में से एक तो सही आंसर उसका होगा, लेकिन 3 ऑप्शन क्यों रखे हैं उनमें लॉजिक होना चाहिए, वो उसके आसपास होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही बोल दिया लाल किला कहाँ है, ये आपने प्रश्न पूछा और ऑप्शन में आपने दिया है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और फिर दिया है आपने दिल्ली और लखनऊ। तो ये कोई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का कोई यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है रखने का। ठीक है, आप भारत के किसी 4 राज्यों के नाम लिख सकते थे, ताकि ये पता चलता कि हाँ, लाल किला यहाँ पर है, तो लाल किले से संबंधित और भी आगरे में भी एक किला है इस तरह का, तो बच्चे उसको न टिक लगा दें, उनको पता होना चाहिए कि दिल्ली में है। तो ये सब चीज़ें जो है लॉजिकली आप उसमें ऑप्शंस को रख करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और खुद सॉल्व करके ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है। क्योंकि यदि आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं तो उससे आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, और यदि आप खाली जो है उसका एक आंसर ढूंढ के उस पर टिक करके आगे चले जाते हैं तो आपका सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो कभी भी आप किसी प्रश्न को सॉल्व करें तो ये भी देखें कि उसके 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, और उनके पीछे की कहानी क्या है, वो ऑप्शंस किस प्रश्नों से संबंधित हैं। वो भी हम यहाँ पर जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे तो अच्छी तरह से उनके बारे में जानेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।